Hello students, welcome to next lecture of rapid revision series which is stationary waves. लास्ट रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में दैट वाज वेव मोशन. अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टेशनरी वेव से रिलेटेड जो भी बहुत छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें वो रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर ही रिवाइज करेंगे सो दैट आपका 1 घंटे में पूरा स्टेशनरी वेव्स या जितने भी टाइम का ये लेक्चर है उसमें स्टेशनरी वेव्स पूरा रिवाइज हो जाए सीईटी के पहले. खास करके ये वीडियो बनाया गया है सीईटी 2020 के लिए, बट हाँ तुम बाकी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इसको रेफर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट स्टेशनरी वेव्स. यहाँ पे लिखा है स्टैंडिंग वेव्स, इसका दूसरा नाम. ओके, स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी वेव? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स? यहाँ पे क्या लिखा है? टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, मतलब वेव मोशन वाली वेव. टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स. आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखना. ओके, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी मतलब आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में, यानी एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरे ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो ये हो गए दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. जब ये सुपर इंपोज होंगे तो दे विल फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स. ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अपन ने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग रस्सी, उसको यहां पे रिजिड सपोर्ट से ऐसा लगा दिया. ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वेव जनरेट किया ये इस तरीके से, है ना. यहां से तुमने ऐसे झटका मारा उस रस्सी को तो इस तरीके की वेव जनरेट होगी. ओके, अब जब वो ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पीछे आएंगी. तो पीछे आते वक्त इस तरीके से पीछे जाएंगे वो. ओके, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है लेकिन तुम समझ लो, है ना. भावनाएं समझ रही है तुम तक, तो पहुंच रही है तुम तक. तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि ऐसा एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. ये एक लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है ना. इसको हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर बना देते हैं, है ना. तो एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, ऐसे लूप बन रहे. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव्स. ओके, लूप लाइक स्ट्रक्चर. आसान था कॉन्सेप्ट. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक एक प्रॉपर्टी मैं तो बोलूंगा लिखते भी चलो. टू वेव्स शुड बी आइडेंटिकल. पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, तो डेफिनेशन है सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था अभी. दे शुड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. हाँ, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये दो पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एज नोड एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एज एंटी नोड. ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कभी अपने जगह से हिलेंगे ही नहीं. ओके, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग पर के जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जितने भी है, अपन जो पॉइंट्स बता रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग के ऊपर के पॉइंट्स, ये स्ट्रिंग के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वो डिस्प्लेस करेंगे. ओके, अब तुम देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहां तक गया हुआ है, ये वाला पॉइंट यहां तक गया हुआ है, ये वाला पॉइंट यहां तक गया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट अपने जगह पे ही है ना. ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया ना, ये अपने जगह पे ही है. तो ये वाला जो पॉइंट है 1 2 3 और ये 4, ये 4 पॉइंट्स जो है दीज आर नोन एज एंटी नोड्स, क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है. ओके, और दूसरे कलर से बता देता हूं मैं. ये जो 4 पॉइंट्स है, सॉरी 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, है ना. ये 3 पॉइंट्स, इनके डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके तो यहां तक है, यहां से लेके यहां तक. तो इनकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है. इसकी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है बट यहां तक की आ रही है इसकी डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ये सेंटर वाले पॉइंट्स के, लूप के सेंटर में जो पॉइंट्स है ना उनकी है. तो उनको हम लोग कहते हैं एंटी नोड्स. ओके, समझे इस चीज को? पॉइंट्स ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एज नोड एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स. ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ प्रॉपर्टी में याद रखो क्या कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस, 2 नोड्स बनाए थे ना मैंने, ऐसे नोड्स,
या दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस सेम होता है एंड दैट इज लैम्बडा बाई 2। ओके, लैम्बडा बाई 2 होता है। ओके, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, ये सब लैम्बडा बाई 2। ये नोड नोड में का डिस्टेंस हो गया। ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, एंटी नोड का डिस्टेंस, ये भी लैम्बडा बाई 2 रहेगा। समझ गए? तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्बडा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाई 2। ओके, लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ, याद रख लेना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड या एंटी नोड एंड नोड, दैट इज लैम्बडा बाई 4। ओके, यानी ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके तो ये, ओके, तो लैम्बडा बाई 4 रहेगा। ये नोड है और ये एंटी नोड है ना। एक बात और ध्यान में, ये जो लेंथ है, जिसका लेंथ कितना है, लैम्बडा बाई 2, इसको बोलते हैं हम लोग लूप लेंथ। क्या बोलते हैं, लूप लेंथ। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख दो, लूप लेंथ इज लैम्बडा बाई 2। ओके, नोट डाउन कर लेना है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। ऑल पार्टिकल्स इन सेम लूप, अगला पॉइंट। ओके, वो समझाने के लिए देखो, ये लूप में वेव ऊपर जा रही है, थोड़ा ज़्यादा कर देता हूं इन्हें, समझने में आसान रहेगा। ये लूप में सभी पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ये लूप में सभी पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, ये लूप के जितने भी पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स ही ऊपर जाएंगे, ये सारे पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, और एक साथ में ऊपर जाएंगे, ये एक साथ में ये सब नीचे जाएंगे, एक साथ में ये सब ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाके वापस जब नीचे आएंगे तो ये पार्टिकल्स एक साथ में नीचे जाएंगे, ये पार्टिकल्स एक साथ में ऊपर जाएंगे, और ये वाले पार्टिकल्स एक साथ में नीचे जाएंगे। समझ रहे हो? यानी एक लूप के सभी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करने वाले, क्या परफॉर्म करने वाले, एसएचएम। देखो ना, ये बीच का पार्टिकल यहाँ तक जाके ऐसा परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल यहाँ तक जाके ऐसा परफॉर्म करेगा, ये पार्टिकल यहाँ तक जाके ऐसा परफॉर्म करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। सिमिलर वे में ये भी ऊपर जाके नीचे आएगा, ये भी ऊपर जाके, सॉरी, ये भी ऊपर जाके नीचे आएगा, और ये कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा बना था ना अपने एक लूप, ठीक है। तो सभी पार्टिकल सबसे पहले ऊपर गए, फिर बाद में वो नीचे गए, एक साथ में ऊपर गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मालूम है क्या? ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल पार्टिकल्स इन सेम लूप आर इन सेम फेज। कैसे सब सेम फेज में, या फिर जीरो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है, 0। ओके, ऑल पार्टिकल्स इन एडजेसेंट लूप, क्योंकि एक ऊपर जा रहे हैं और एक नीचे जा रहे हैं। एसएचएम में मालूम है हमको, अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है तो दोनों में फेज डिफरेंस, एसएचएम में पढ़ा था हम लोगों ने ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में, वो बोलते हैं हम लोग इसको अपोजिट फेज, या फिर पाई का फेज डिफरेंस रहेगा उसमें। कितने का फेज डिफरेंस रहेगा, पाई का, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट नोड्स, इट इज मिनिमम, या फिर जीरो रहेंगी, क्योंकि वो हिल ही नहीं रहे। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एट नोड्स इज मैक्सिमम, फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो ए ओमेगा, याद रख लेना, ए ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए ओमेगा याद रखना। ओके, हाँ, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। स्टेशनरी वेव में एनर्जी भी फ्लो नहीं होती है और मोमेंटम भी फ्लो नहीं होता है। टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव, दो प्रकार के स्टेशनरी वेव होते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव से बनते उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। अपन इसको पढ़ेंगे आगे। ये स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होते हैं स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ये पढ़ा होगा, सुना होगा तुम लोगों ने, 12th स्टैंडर्ड में दिया है सबने, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो उसको बोलते हैं वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। और दूसरे होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स, जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की वजह से बनते हैं। ये भी कौन से टॉपिक में पढ़ा है, वेव्स इन एयर कॉलम, क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ द एंड्स, ये वहां पे उसमें। तो भी टाइप्स याद रखना है। हाँ, प्रेशर एंटीनोड्स। लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स में
लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स में कुछ जगह पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता है, मिनिमम होता है। ओके, प्रेशर, क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में प्रेशर होते हैं, अलग अलग जगह पे प्रेशर होता है ना। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के अंदर प्रेशर डिफरेंट होता है हर जगह पे, है कि नहीं। कुछ जगह पे जहाँ पे कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे रेयर फैक्शन है, रेयर फैक्शन, वहाँ पे प्रेशर मिनिमम होता है कि नहीं। तो इसीलिए जहाँ पे प्रेशर मिनिमम रहेगा, प्रेशर मिनिमम, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर नोड। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? प्रेशर नोड। और वो कहाँ मिलेगा तुमको? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड पे, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, यानी डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड या फिर एंटी नोड सिंपली, वहां पे प्रेशर मिनिमम। और प्रेशर एंटी नोड क्या होते हैं? जहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है। और कहां पे प्रेशर मैक्सिमम होता है? जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, मतलब नोड। यानी ये जो है ना, ये नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड एंड नोड, ये जो नोड्स है ना सारे, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नोड है। लेकिन इनका दूसरा नाम क्या हो गया? अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव है तो ये हो गया प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर एंटी नोड। ओके, कैसे याद रखना है इसको? वैसे तो उल्टा है ना। जो डिस्प्लेसमेंट नोड है वो प्रेशर एंटी नोड है, जो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है वो प्रेशर नोड है। सारे पॉइंट्स लिखो, क्योंकि एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत मदद होगी। ओके, सारे पॉइंट्स लिख लो इनको। ओके, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, हमारे पास में दो आइडेंटिकल वेव्स जो थी उनका इक्वेशन था ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, ये एक इक्वेशन था। और दूसरी थी अपोजिट डायरेक्शन वाली, इसलिए ए साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, ये दो वेव्स थी। ठीक है, ये क्या करी? सुपर इम्पोज करी, यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुमको एक इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई एन टी। सॉल्व करोगे तो 2 पाई एन टी आएगा, वो क्या 1 बाई टी की जगह एन डाल सकते हो। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली टर्म, इसको अपन लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो इक्वेशन क्या बन गया इसका फिर? x इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई एन टी, वेयर आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा। ओके, आर यानी होता है एम्पलीट्यूड। ओके, अब तक अपन ने इस तरीके का इक्वेशन देखा है, कहाँ पे? ऑसिलेशन में देखा था। ऑसिलेशन में इक्वेशन क्या देखा था? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा यानी 2 पाई, ये एक कांस्टेंट था, है ना। ए एक नंबर था और एक कांस्टेंट था, जैसे ए x इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई एन टी, है ना, ऐसा देखा था ना हम लोगों ने। अब यहाँ देखो r है, अब r ये कांस्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो इसमें सिर्फ ट्वाइस ए है, लेकिन ये टर्म कांस्टेंट नहीं ना, इसकी वैल्यू तो जीरो से लेके -1 से लेके तो +1 तक वैरी करती है ना, कभी तो बीच में जीरो भी हो जाती है। यानी जब ये मैक्सिमम होगा, cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा मैक्सिमम होगा, तब r भी मैक्सिमम होगा। जब cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा मिनिमम होगा, तब r भी मिनिमम होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। ओके, अभी तुमने क्या करना है? ये सब लिख के रख लेना है, नोट डाउन करके रख लेना है। मैं जो बताया वो सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन करके रख लो। ओके, ये कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा की वैल्यू -1 से लेके 0 से लेके 1 तक हो सकती है, इसलिए r की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज होगी। ओके, कैसे चेंज होंगे अपन बाद में पढ़ेंगे, बस इसके बाद के स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले उसके पहले हम लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, हार्मोनिक्स और ओवरटोन पढ़ लेते हैं। ओके, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट से समझो, है ना। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है,
any musical instrument which vibrates with minimum frequency that is known as fundamental frequency. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम तबला बजा रहे हो, ओके, तुमने एकदम हल्के से मारा तबले को, तबला जो है उसको एकदम हल्के से मारा तो एक साउंड एमिट करेगा, तो वो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट इज नोन एज उस तबले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपन उसको NF से डिनोट करते हैं। इसके डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक में कह दिया है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स, ओके, ये क्या था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, सबके सब इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नथिंग बट हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स, NF, ट्वाइस NF, थ्राइस NF, 4NF, 5NF, 6NF एंड सो ऑन, ओके, समझ में आया सबको। तो ये हो गए इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो तबला था जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तो मुझे बताओ उसके हार्मोनिक्स क्या क्या रहेंगे। उसका पहला हार्मोनिक रहेगा 50 हर्ट्ज, खुद फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक रहेगा 2 टाइम्स 50 यानी 100 हर्ट्ज। थर्ड हार्मोनिक 150 हर्ट्ज। फोर्थ हार्मोनिक 200 हर्ट्ज। सिक्स्थ हार्मोनिक 300 हर्ट्ज, सिक्स्थ। एट्थ हार्मोनिक 400 हर्ट्ज, 8 इंटू 50, समझे कि नहीं समझे, 8 इंटू 50। एट्थ हार्मोनिक 8 इंटू 50 या 8 इंटू NF, ओके। अब ओवरटोन, ओवरटोन की डेफिनेशन थोड़ी सी ट्विस्टेड है, देखो ये मैं लिखता हूं इसीलिए लिखूंगा, हार्मोनिक्स दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट, harmonics that are actually present in vibration are known as overtone। उसको हम लोग ओवरटोन बोलते हैं। यानी देखो ये हार्मोनिक रहेगा, इतने से बज रहा है सपोज, फॉर एग्जांपल तबला जो है वो इतने से बज रहा है, तो ये उसमें प्रेजेंट है, यानी फंडामेंटल तो प्रेजेंट रहेगा, उससे तो बजना ही है उसमें। फिर तुमने और थोड़ा जोर से दबाया या बजाया, थोड़ा जोर से बजाया, तो तुमको डायरेक्ट 3NF सुनाई दिया। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना। यानी तुमने एकदम हल्के से दबाया था तो 50 हर्ट्ज सुनाई आया था, फिर तुमने थोड़ा जोर से बजाया तो तुमको 150 हर्ट्ज सुनाई आया। कितना? 150 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज सुनाई नहीं आया। एकदम हल्के से 50 हर्ट्ज, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जोर से बजाया तो 150 हर्ट्ज आ रहा है, 100 हर्ट्ज सुना ही नहीं आ रहा है। तो 150 हर्ट्ज यानी 3 टाइम्स NF ये एक्चुअली प्रेजेंट है। तो ये जो रहेगा 3 टाइम्स NF, ये रहेगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन। क्या रहेगा? फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ये एक्चुअली प्रेजेंट है। अगर 100 हर्ट्ज रहता था एक्चुअली प्रेजेंट तो वो बन जाता था हमारा फर्स्ट ओवरटोन, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं है। सपोज एग्जांपल बता रहा हूं, फिर तुमने और थोड़ा जोर से बजाया, थोड़ा सा जोर से बजाया, ओके, तो 150 का में 200 नहीं सुनाया आया, डायरेक्ट 250 सुनाई आया, ये वाला सुनाई आया। तो ये बन गया हमारा सेकेंड ओवरटोन। क्या बन गया हमारा? सेकेंड ओवरटोन। समझ रहे हो? हाँ, तो हम लोग इसको समझेंगे आगे। तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है मैंने, ओवरटोन क्या होता है, तुम ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, ओके। अब चालू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। उसके लिए तुमको याद रखना था R इज इक्वल टू ट्वाइस A cos 2 pi x by लैम्बडा, ये इक्वेशन को, ठीक है। अब नोड्स क्या थे? पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी R इज इक्वल टू 0 रहेगा वहां पे। यानी इसका मतलब क्या है? ट्वाइस A cos 2 pi x by लैम्बडा 0 रहेगा। ट्वाइस A से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? cos 2 pi x by लैम्बडा 0 रहेगा। ट्वाइस A से डिवाइड किया, cos उधर चला गया तो cos इनवर्स हो गया, तो 2 pi x by लैम्बडा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 हो गया।
ठीक है, यानी 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यूज कौन सी है? कॉस जीरो, ओके, कॉस जीरो की पहली वैल्यू होती है पाई बाई टू, फिर दूसरी वैल्यू होती है 3 पाई बाई टू पे, फिर 5 पाई बाई टू पे, एंड सो ऑन। पाई से डिवाइड हो गया, लैम्बडा बाई टू से मल्टीप्लाई भी किया, तो एक्स की वैल्यू जो आई वही लैम्बडा है ना, फिर लैम्बडा बाई टू से मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा बाई टू, सॉरी लैम्बडा बाई फोर आएगा ये, फिर आएगा 3 लैम्बडा बाई फोर, फिर आएगा 5 लैम्बडा बाई फोर, एंड सो ऑन। तो इन जगह पे, यानी जब x की वैल्यू लैम्बडा बाई फोर हो जाएगी, या x की वैल्यू 3 लैम्बडा बाई फोर हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 5 लैम्बडा बाई फोर हो जाएगी, तब उन जगह पे क्या बनेगा हमारा नोड। ठीक है, अब आते हैं एंटी नोड पे। आसान था ना, वो पॉइंट्स लिख लो हाँ जहां पे बनता है, ओके। अब एंटी नोड्स कहाँ पे बनेंगे? एंटी नोड्स तब बनेंगे, पहले तो तब बनेंगे जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, और इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ट्वाइस से है, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम प्लस वन है, और वो पॉजिटिव मैक्सिमम प्लस वन है, और निगेटिव मैक्सिमम माइनस वन है, तो आर की वैल्यू होगी प्लस माइनस ट्वाइस है, ओके। अब आर के जगह इक्वेशन लिखा हम लोगों ने ट्वाइस ए कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस है, ट्वाइस से कैंसिल हुआ, ओके, और कॉस उधर भी चला गया, तो क्या बन गया यहाँ पे 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस वन, है ना। तो यानी 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा, कॉस की कौन सी वैल्यू 1 है? कॉस की वैल्यू 1 0 है। कॉस की कौन सी वैल्यू माइनस वन है? पाई वाली। उसके बाद में कौन सी कॉस की वैल्यू 1 है? 2 पाई। फिर उसके बाद में कौन सी माइनस वन है कॉस की वैल्यू? 3 पाई, एंड सो ऑन। ऐसा चलता गया, पाई से डिवाइड हो गया और लैम्बडा बाई टू से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिला अपने को 0, लैम्बडा बाई टू, फिर लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा बाई टू, एंड सो ऑन। यानी इन जगह पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू, x इज इक्वल टू लैम्बडा, x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई टू, इन जगह पे क्या बनने वाला है? एंटी नोड बनने वाला है, ओके। तो ये हो गई पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स, ओके। क्लियर विद दिस? ओके। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर के वाइब्रेशंस। यहाँ पे एक लेंथ दिया हुआ, वायर दिया हुआ है जिसको अपन ने दो सपोर्ट से, ये सपोर्ट्स है रिजिड सपोर्ट, इनसे अपन ने बांध के रख दिया, ओके। ये वायर की लेंथ कितनी दी हुई है? L दी हुई है, ठीक है। इसको अपन ने वाइब्रेट किया सच दैट, अभी पहले बार का वाइब्रेशन देखो, मैंने बीच में से उठा के डाला इसको ऐसा, तो इस तरीके का वाइब्रेशन हुआ। दिस इज द मिनिमम वाइब्रेशन, मतलब मिनिमम पॉसिबल वाइब्रेशन है ना, मिनिमम पॉसिबल, एक ही लूप जिसके अंदर वायर के अंदर एक ही लूप बन रहा है। अब यहां देखोगे ध्यान से, तो ये बन गया नोड, ये बन गया एंटी नोड, और ये बन गया नोड, ठीक है। एंटी नोड से एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस हमको पता होता है लैम्बडा बाई टू, लेकिन वो तो L है, तो L इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टू, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया सबको? अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v बाई लैम्बडा। यहां से लैम्बडा की वैल्यू ट्वाइस L आई, है ना। अब v यानी क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑन ट्रांसवर्स वेव, इसका फॉर्मूला याद रखना है तुमको। क्या याद रखना है? अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m अपॉन लैम्बडा, ओके। t बाय स्मॉल m अपॉन लैम्बडा, मैं लैम्बडा नहीं लिखूंगा, ट्वाइस L लिखूंगा इधर, है ना, लैम्बडा की वैल्यू ट्वाइस L, ओके। अब इसमें कौन सी चीज, पहले फॉर्मूला लिख लेते, फिर मैं तुमको समझाता हूं कौन सी चीज क्या है। तो NF इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m। याद हो गया पहले? NF फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस L अंडर रूट t बाय m। इसके अंदर L जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, सॉरी, ओके। T is tension in string,
एंड स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान में रखना, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लिख के रख लो। समझ में? सभी को ध्यान में है? बहुत आसान। ओके, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहां पे एक लूप था क्योंकि तुमने उसको बीच में से उठाया। अब तुम अगर उसको एक साइड से उठाओगे, ओके, एक साइड से, यहां से, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। दो लूप बनेंगे इस बार। ओके, अब ये दो लूप है इसलिए ये नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। ठीक है, ये डिस्टेंस रहेगा, टोटल जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा लैम्बडा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले L इज इक्वल टू लैम्बडा, विच एम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू L। पहले L इज इक्वल टू लैम्बडा लिखते हैं ना हम लोग, L इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं ना, तो लैम्बडा इज इक्वल टू L। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन आएगा सपोज फ्रीक्वेंसी का v बाय लैम्बडा। तो क्या आएगा यहाँ पे, v के जगह डालेंगे अंडर रूट ऑफ t बाय m, वो तो फिक्स है, और लैम्बडा के जगह डालेंगे L, तो ये बन गया 1 बाय L अंडर रूट ऑफ t बाय m। लेकिन ये तो इसके डबल है, यानी n डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स nf। क्या है n डैश? 2 टाइम्स nf, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। लेकिन फंडामेंटल के बाद में आ रहा है, इसीलिए ये बन गया फर्स्ट ओवरटोन। क्या बन गया? फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर विद दिस? आसान था, है ना? अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की। अगले पार्ट में यहां पे 3 लूप बनेंगे। 3 लूप कैसे बनेंगे देखो, यहां पे इस तरीके से 3 लूप बन रहे, दिख रहे हैं वहां पे सभी को? ओके, तो ये रहेगा नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमको समझा कि ये जो टोटल लेंथ आया ये आ गया 3 लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, विच इम्प्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L बाई 3। अगेन फॉर्मूला n डबल डैश का v बाई लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t बाई m अंडर रूट अपॉन ट्वाइस L बाई 3। तो इसको सॉल्व किया n डबल डैश को, तो ये बन गया 3 बाई ट्वाइस L अंडर रूट ऑफ t बाई m। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व किया तो ये 1 बाई ट्वाइस L अंडर रूट t बाई m, यानी nf के 3 टाइम्स है, तो ये हो गया 3 टाइम्स nf। क्या हो गया? ये 3 टाइम्स nf। ओके, अब ये 3 टाइम्स nf है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, या फिर सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। तो यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि यहां पे हर हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो लिख लो ये पॉइंट, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अब सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है? अगर देखो सेकेंड हार्मोनिक में 2 टाइम्स एनएफ, थर्ड हार्मोनिक में 3 टाइम्स एनएफ, तो पीथ हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? एन पी, दैट इज पी टाइम्स एनएफ। ओके, एक और चीज, फर्स्ट ओवरटोन में 2 टाइम्स एनएफ, सेकेंड ओवरटोन में 3 टाइम्स एनएफ। तो अगर पूछा पीथ ओवरटोन, पूछा पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी, तो तुम क्या लिखोगे? एन पी, दैट इज पी प्लस 1 टाइम्स एनएफ। ठीक है, समझ में? अब इसमें और भी बहुत क्या पूछ सकते हैं, देखो यहां पे फंडामेंटल यानी फर्स्ट हार्मोनिक 2 नोड 1 एंटी नोड, सेकेंड हार्मोनिक 3 नोड 2 एंटी नोड, थर्ड हार्मोनिक 4 नोड 3 एंटी नोड। तो पीथ हार्मोनिक में यहां पे ओके, पीथ हार्मोनिक में p प्लस 1 नोड एंड p एंटी नोड, ये याद रखना। ओके, ये पूछ सकते हैं, मैंने 1-2 एग्जाम्स के बुक में देखा है इसको, है ना? तो ये याद रखना है इतना। क्लियर विद दिस? तो ये टॉपिक यहां तक क्लियर हुआ? ओके,
अब यहां पे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती है वो क्या है, सबसे पहला है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि NF को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। स्मॉल m क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ, है ना। मास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेंथ वैसे का वैसे। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ कट गया, रो। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया NF का, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई स्मॉल m, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय स्मॉल m की जगह रो a, या फिर 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय रो पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व किया तो एक और ध्यान में रखना, NF इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया तो 1/2L r अंडर रूट ऑफ T बाय रो पाई या पाई रो। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ठीक है, ये याद रखना है, 1/2L r अंडर रूट ऑफ T बाय रो पाई या पाई रो। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? तो ये याद रखना है। फिर अब आते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में पहला क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला है ना n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय, ये फर्स्ट लॉ है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा क्या है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। तीसरा क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, यहां से। चौथा है यहां से, इस वाले से, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये चार याद रखना है, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ओके, याद रहेंगे सबको ये? हाँ, ओके। नेक्स्ट आते हैं वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम। ओके, वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स, क्योंकि दो प्रकार होते हैं, ये ओपन एट बोथ एंड्स है, ये क्लोज्ड एट वन एंड है। ओके, तो अपन पहले पढ़ेंगे ओपन एट बोथ एंड्स। याद रखना है यहाँ पे ओपन एंड पे हमेशा एक एंटी नोड बनेगा। क्या बनेगा, एक एंटी नोड। ठीक है, तो देखो ये है, अब यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट वाइब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना है, यहाँ पे एंटी नोड बनाना है, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन पॉसिबल है। ये एक एंटी नोड है, एंटी नोड है, नोड है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा, λ/2। ठीक है, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू λ/2 विच इम्प्लाइज, है ना, ये पहला तो स्टेप वही करते अपन, तो λ इज इक्वल टू 2L। ओके, अब NF का फॉर्मूला क्या है, V/λ, तो NF इज इक्वल टू V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, समझ में आया सबको? हाँ, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओपन एट बोथ द एंड्स का, V/2L, याद रखना सभी ने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उससे कॉम्प्लिकेटेड वाइब्रेशन देखो, आधा लूप या आधा आधा और ये एक लूप। ओके, ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। ओके, ये डिस्टेंस से लेके ये डिस्टेंस टोटल अगर गिनोगे तो ये लैम्बडा आएगा, क्योंकि λ/2 मतलब लैम्बडा। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू लैम्बडा लिखेंगे पहला, मतलब लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट L। ठीक है, फॉर्मूला n डैश का V/λ है ना, मतलब V/L। अब V/L, L कैसे आया, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, तो n डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स NF। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। किसको, ये वाले मोड को सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स NF है, 2 टाइम्स NF। ओके, अब ये तीसरा, अब यहाँ पे देखो 2 आधा लूप था और एक पूरा लूप था। अब यहाँ पे दो पूरे लूप रहेंगे। डायग्राम की तरफ ज़्यादा ये मत दिमाग लगाओ, क्योंकि ऐसे ही बन रही है ना डायग्राम,
तो ये हो गया एंटीनोड, फिर एंटीनोड, फिर एंटीनोड, फिर एंटीनोड, ठीक है। ये दूरी सब λ/2 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 होती है, तो जो टोटल दूरी होती है वो होती है 3 λ/2, यानी L जो होता है वो 3 λ/2 के बराबर होता है ना। L इज इक्वल टू 3 λ/2, तो λ इज इक्वल टू ट्वाइस L/3, ठीक है। तो यहाँ पे n डबल डैश कितना आएगा, v/λ, तो v/ ट्वाइस L/3, तो n डबल डैश बिकम्स 3v/2l, दैट इज 3 टाइम्स nf, क्योंकि v/2l nf होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओके, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, यानी फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है। ओके, तुम बोलोगे सर ये तो पिछले बार भी था, इस बार भी है, अगले बार नहीं रहेगा, देखना ध्यान से। ओके, समझा सबको। वही आखिर में ये भी पूछेंगे पीथ हार्मोनिक, इसके लिए भी लिख के रख लो, पीथ हार्मोनिक। पीथ हार्मोनिक रहेगा P टाइम्स NF, कितना रहेगा, P टाइम्स NF। क्लियर विद दिस? तो ये समझ में आया सबको। तो ये हो गया वाइब्रेशंस इन एयर कॉलम ओपन एट बोथ द एंड्स। अब यहां पे ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड, तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड। तो सबसे सिंपलेस्ट वाइब्रेशन क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ये एंटी नोड, ये नोड, ये डिस्टेंस कितना होता है λ/4, है ना। यहाँ पे एंटी नोड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, ये ओपन एंड है। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, L इज इक्वल टू λ/4, है कि नहीं। ये लेंथ L, ये लेंथ λ/4, तो λ इज इक्वल टू 4L, ठीक है। अब NF की वैल्यू कितनी होती है, v/λ, तो NF हो गया v/4L। पिछले बार v/2l आया था, इस बार v/4L। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इससे कॉम्प्लिकेट क्या हो सकता है, आधा लूप है, अब एक लूप पूरा और आधा लूप, एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा 3 λ/4। ओके, कितना आएगा, 3 λ/4। चेक कर लेना तुमने, ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 λ/4 आएगा, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 3 λ/4 है, विच एम्प्लाइज लैम्बडा कितना हो गया, 4L/3। तो n डैश की वैल्यू कितनी हो गई, v/λ, दैट इज v/4L/3, दैट इज 3v/4L। अब यहां ध्यान से देखोगे तो v/4L की जगह NF अगर मैंने डाला तो n डैश कितना हो गया, n डैश हो गया 3 टाइम्स NF। n डैश कितना हुआ, 3 टाइम्स NF। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। यानी फर्स्ट हार्मोनिक के बाद में अब तक आता था सेकंड हार्मोनिक, सिर्फ इस केस में क्लोज्ड एट वन एंड में डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक आया, और इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो हर बार तक फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक आ रहा था, इस बार फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक आएगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया तो यहाँ पे अपने को 2 लूप बनाने पड़ेंगे पूरे। ओके, अच्छे से ध्यान में दे देना, ये ऐसा बनता है। तो ये एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड, ठीक है। तो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा 5 λ/4, और इसके लिए सॉल्व करोगे तो n डबल डैश आएगा 5 टाइम्स NF। ओके, तो ये रहेगा फिफ्थ हार्मोनिक। ओके, और सेकेंड ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन हमारा क्या था, थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक। तो यहां पे हमको समझ में आए ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। ओके, समझ में, क्लियर विद दिस। अब यहां पे पूछते हैं पीथ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी, पीथ ओवरटोन यहां पे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा है मैंने बहुत से बुक में। तो फर्स्ट ओवरटोन की 3 टाइम्स NF है, सेकेंड ओवरटोन की 5 टाइम्स NF है, तो दैट इज 2p + 1 टाइम्स NF। NF की वैल्यू कितनी डालना बेटा, v/2।
पोरल। यहाँ पे इतनी चीज़ें तो याद रखना है, ओके। वो वाला खास करके लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के हिसाब से, ओके। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन। अभी क्या होता है, एक बात ध्यान में रखना, जो एंटीनोड है ये हमेशा ओपन एंड पे बनना चाहिए, है ना। मैंने लिखा है एंटीनोड हमेशा ओपन एंड पे बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज फॉर्म्ड, याद रखना, इट इज फॉर्म्ड लेटरल डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस अबव एंटीनोड, ओके। एंटीनोड के थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस पे बनेगा कौन, सॉरी, अबव द फ्री एंड, सॉरी अबव द फ्री एंड, फ्री एंड के या ओपन एंड के, ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर बनेगा एंटीनोड, ओके। यानी क्या होना चाहिए था, देखो यहां पे सपोज ये अपनी वेव है, तो एंटीनोड एग्जैक्टली यहां बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंटीनोड थोड़ा ऊपर बनता है, ये फ्री एंड है ना, फ्री एंड के थोड़ा सा ऊपर बनता है। अपन तो लेंथ बेटा यहां से यहां लेते ना, ये लेंथ है अपनी, और यहां एंटीनोड बन रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर, तो थोड़ा सा जो डिस्टेंस ऊपर होता है उसको अपन बोलते हैं एंड करेक्शन। यानी एल के ऊपर ई लगेगा, और ये डिस्टेंस तो हमको मालूम है कितना है, λ/4। तो इक्वेशन यहां पे क्लोज एंड के लिए क्या हो गया, L + E इज इक्वल टू λ/4, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक एंड करेक्शन रहेगा। क्लियर। अब सपोज ओपन एट बोथ द एंड्स पाइप है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा, ओके। ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस, ये एंटीनोड है, ये एंटीनोड है। एंटीनोड देखो थोड़ा सा बाहर बन रहा है ना, तो ये डिस्टेंस अपन कितने लेंगे, λ/2 यहां पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ट्यूब का लेंथ तो L ही है, ऊपर E नीचे E, तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगा, L + 2E इज इक्वल टू λ/2। ये इक्वेशन याद रखना है तुमको, ओके। और इसके दो डेरिवेशन अपने टेक्स्ट बुक में दिए हैं, टेक्स्ट बुक के सॉल्व वाले अनसॉल्व वाले में इसके दो डेरिवेशन दिए हैं, वो दोनों याद करके जाना है, ओके। क्लियर विद दिस। और फाइनली एक फॉर्मूला जो याद रखना है वो है E इज इक्वल टू 0.3D। एंड करेक्शन होता है 0.3D, वेर D इज डायामीटर ऑफ ट्यूब, ट्यूब का डायामीटर, ठीक है। समझ में आया सबको, ट्यूब का डायामीटर, ओके। तो ये हो गया एंड करेक्शन का कंसेप्ट, क्लियर। हाँ, ये इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमको ट्यूनिंग फॉर किसी भी ट्यूब का एंड करेक्शन निकालने में काम में आता है, ठीक है। ये दो पानी के बीकर्स दिए, पानी भरा हुआ है इनमें, ओके। हम लोगों ने एक ट्यूब लिया, वो ट्यूब को अपन ने पानी में रखा, ठीक है, और इसके ऊपर लाके एक ट्यूनिंग फॉर्क हम लोगों ने वाइब्रेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के जैसा बिहेव करेगा, और इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया λ/4, और ये हो गया लेंथ लेटर से L1, ओके। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा क्लोज्ड एट वन एंड के लिए, इसके एंड करेक्शन लेटर से एंड करेक्शन आएगी, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, L1 + E इज इक्वल टू λ/4 प्लस E लिखते हैं यहाँ पे अपन, है ना। समझ में आया सबको, क्लियर विद दिस। ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, यहाँ पे वेव बनी, ये लेंथ L1 था, ट्यूब इतना पानी के बाहर L1 था, वो किसके जैसा एक्ट किया, क्लोज्ड एट वन एंड के जैसा, और यहाँ पे λ/4 अपन लिखे, तो पहला इक्वेशन लिखा, ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसी ट्यूब को थोड़ा सा पानी के बाहर निकाला, थोड़ा सा पानी के बाहर निकाला, वापस से हम लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क लाया और उसको बजाया, ओके। तब हमको पता चला कि ये लेंथ जो आया वो L2 आया, ओके। और यहाँ पे इस तरीके की वाइब्रेशन हुई,
ये फर्स्ट मोड था, फर्स्ट हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक के जैसा। तो ये डिस्टेंस अपने को मालूम है ना, कितना होता है 3 λ/4। तो अगला इक्वेशन लिखा L2 + E = 3 λ/4। ठीक है, पूरा सॉल्व किया है ना। इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, λ/4 अगर इतना है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो L2 + E = 3 टाइम्स λ/4 बचता है। λ/4 की जगह क्या डाला अपन ने, L1 + E। इसको अगर पूरा सॉल्व किया वापस से तो E का इक्वेशन बना L2 - 3L1/2। ओके, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। L2 को हम लोग कहते हैं सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, और L1 को कहते हैं हम लोग फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। पहले एंड करेक्शन निकाल लेना, वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना और यहां से वेवलेंथ निकाल लेना। क्या निकाल लेना, वेवलेंथ। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के प्रॉब्लम में दो ही चीजें पूछते, एक पूछते एंड करेक्शन, दूसरा पूछते वेवलेंथ। ध्यान में रखना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लास्ट बट सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे मेल्डेज एक्सपेरिमेंट। पैरेलल पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन, दो पोजीशंस है। अब इसमें तुमको फॉर्मूले में कंफ्यूज होता है, हर बार कंफ्यूज होता है। मैंने भी देखा, मैं भी जब था मुझे भी फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होता था। ये जिसको याद रहेगा ये डायग्राम, उसको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, याद रखना, पैरेलल पोजीशन में ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन, वायर का हाफ वाइब्रेशन। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन, किसका, ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन, वायर का आधा वाइब्रेशन। अब यहां पे क्या याद रखना है, ट्यूनिंग फॉर्क का एक वाइब्रेशन = वायर का भी एक वाइब्रेशन। जिसको एक कंसेप्ट याद रह गया ना, उसको आंसर आ गया। ओके, क्योंकि देख रहे हो यहां पे एक ही वाइब्रेशन बना है, वहां पे दो वाइब्रेशन बना है। सिर्फ ये डायग्राम छपा होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। ओके, अब मेल्डेज एक्सपेरिमेंट के काम दो है, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना पहला, और नंबर ऑफ लूप्स निकालना। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो, N पैरेलल = वायर का एक वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन हाफ हो गया, इसका हाफ वाइब्रेशन हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना, हाफ है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो बन जाता है P/L √T/M। हाफ वाइब्रेशन है ना, टाइम आधा लगा ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, टाइम आधा फ्रीक्वेंसी डबल, मल्टीप्लाई बाय 2, तो P/2 आता था तो 2 कट गया, वेयर P इज नंबर ऑफ लूप्स। अब यहां पे मैंने एक बनाया, ऐसे एक थोड़ी ना रह सकते, कितने भी रह सकते ना, तो नंबर ऑफ लूप्स। और N परपेंडिकुलर में दोनों के वाइब्रेशन सेम है, तो यहां पे क्या आएगा, P/2L √T/M। ओके, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ओके, यहां पे भी वही चीज हुआ, तो दोनों के लिए एक चीज और कांस्टेंट है, वो है P√T कांस्टेंट। कुछ बुक्स में ये इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा है P² या Tp² इज कांस्टेंट। मेरा सजेशन है कि सारे जो न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक के हैं, टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल्स जो अपने टेक्स्ट बुक के हैं, सिर्फ वही करके जाओ मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, ओके, वही प्रैक्टिस करके जाओ और कुछ भी मत करके जाओ। ओके, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस स्टेशनरी वेव्स विच इज फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। ओके, बॉडी का वाइब्रेशन विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन। यानी एक बार झूले को ऐसा उठा के तुमने छोड़ दिया तो जो झूला वो वाइब्रेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बॉडी के वाइब्रेशन अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यानी वो जो झूला है तुमने उसको छोड़ दिया और तुम धक्का मार रहे उसको,
जैसे ही वो आया धक्का मार रहे हो, जैसे ही वो वापस घूम के आया धक्का मार रहे हो, मतलब तुम कौन हो गए? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। पिछले बार तुमने जस्ट ऐसा छोड़ दिया था, बस वो अपने इसमें कोई धक्का नहीं मार रहा था, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। ओके, बॉडी की वाइब्रेशन अंडर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जो बाहर से कंटिन्यूअस मार रहे हो, तो उसको बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। जब फ्री वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी या बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होंगी, कौन कौन इक्वल होंगे? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के जब इक्वल होंगी तो बॉडी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बॉडी विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, याद रखना। ओके, रेजोनेंस में हो क्या रहा है? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रही है। कौन कौन इक्वल हो रही है? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रही है, इसलिए बॉडी क्या कर रही है? इट इज वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और वो फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ये था हमारा चैप्टर स्टेशनरी वेव्स। डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेस्ट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करो अच्छे से, उसके सॉल्यूशन भी वही के वही दिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और हाँ, मैं सीईटी के पहले तुम्हारे पूरे वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा, तुम इसको पढ़ के या देख के रिवाइज कर सकते हो। दैट्स इट, चलो बाय।